हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि झारखंड का बजट 2024-25 का आ चुका है, तो उसके डिटेल्स को आपके सामने एडवांकुरन टीम के द्वारा रखा जा रहा है। इससे बहुत सारे जो एग्जामिनेशंस या फिर हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बजट से या आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और वित्तीय वार्षिक विवरण, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वित्तीय वार्षिक विवरण मतलब कि झारखंड बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड बजट 2024 और 25 जो आया गया है, तो अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कौन? श्री चंपई सोरेन। और जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है रामेश्वर उरांव। ठीक है। बजट का भाषण दिया गया है। कब? दिनांक 7 फरवरी 2024 को ये पेश किया गया है संसद में। ठीक है, मतलब कि विधानसभा में। चलिए, अब बजट से संबंधित जो प्रमुख बिंदु है उसको आपके सामने रखा जाता है। क्या है कि किसी एक वार्षिक, देखिए, वित्तीय वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर में अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का जो ब्यौरा तैयार होता है, जो मसौदा तैयार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बजट। आप लोग भी जैसे कि कहीं पे रह रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर जो भी है, तो आप लोग अपना मंथली जो इनकम है, तो इनकम कहां से होगा और एक्सपेंडिचर कहां पे होगा, उसका एक बजट तैयार करते हैं। तो उसी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना अपना बजट तैयार करती है। और विधानसभा में, अगर राज्य है तो विधानसभा में, या फिर सेंटर है तो उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आप लोग जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केंद्र का बजट और अपने अपने रिस्पेक्टिव राज्यों का जो बजट है, जैसे आप लोग झारखंड से संबंधित हैं, तो हम लोग झारखंड का जो बजट है उसको जरूर से पढ़ेंगे। इस कुछ बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, यही सबसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए ये सारे पॉइंट्स को, इन सारे टॉपिक्स को, और इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ये सब कुछ कवर कर देता है। ठीक है, जैसे बजट है तो बजट सारे योजनाएं, जो भी योजना है, सब कवर कर देता है आपको। चाइल्ड और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का योजना क्या है, किसान का क्या योजना है, ठीक है, आपका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ये सारा कुछ जो है वो बजट, क्योंकि बजट एलोकेट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो उससे सब कुछ हम लोगों को पता चल जाता है। तो आप लोग बजट जो आता है ना, तो 10 से 15 आपका योजनाएं होते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपनी तैयारी कीजिए। हम बतला रहे हैं कि तैयारी कैसे करना है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि ये बुक खरीद लिए, वो बुक। बजट आया, बजट में जो जो पॉइंट है उसको बस एलोबरेट करके पढ़ लीजिए और किसी भी कंपटीशन में बैठिए, कंपटीशन एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वित्तीय वर्ष क्या होता है, मतलब क्या इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष किसको बोली है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय जो होता है उसी को फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है? जैसे कि इस बार का बजट जो है, इसको समझाया गया है एग्जाम्पल के तहत कि इस बार का बजट जैसे 2024-25 का है, इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के खर्चे का हिसाब जो है ना, वो विधानसभा में बतलाया जाएगा। जो हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्री रामेश्वर उरांव, जो लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के हैं, उन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, कहे कि इससे बहुत अटपटा सा क्वेश्चन को फ्रेम करके डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ें। झारखंड में वर्ष 2009 और 2013 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जेपीएससी में या फिर कुछ और भी इस तरह के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बजट एक फ्रेंच शब्द है। तो देखिए होता क्या है ना कि क्वेश्चन दे देता है, उसके बाद फिर उसके ऑप्शंस देते हैं, तो उसमें कुछ ऑप्शन में ऐसे लिखा रहता है कि संविधान में बजट के बारे में ये बतलाया गया है। तो देखिए संविधान में कहीं पर भी बजट नाम का शब्द है ही नहीं, तो इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको दिमाग में आप लोग रखिए। चलिए आगे है। संविधान का अनुच्छेद 112 में इसे मतलब किसे? बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण हिंदी में कहा जाता है। अंग्रेज लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता था, फ्रेंच लोग बजट बोलता था।
तीनों चीज आपको बतला दिया गया है। इस विवरण में सरकार पूरे साल के अपने अनुमानित खर्चों और होने वाली आय का ब्यौरा देती है। जैसे 2024 आया ना, तो 2024 का देखिए फरवरी से लेकर मार्च के बीच में बजट सत्र रहता है, इसको बजट पेश किया जाता है और बता दिया जाता है कि भाई आगामी जो दिसंबर आने वाला जो समय है मार्च, अगला साल का मार्च, ठीक है, उस समय तक के लिए देखिए हम इतना खर्चा तैयार कर दिए हैं, ये क्षेत्र है जहां पर खर्चा होगा, तो उसी को कहा जाता है बजट। अनुमानित खर्चा पूरे साल का रहता है और पूरे साल का आपको बता दिए कि पूरा साल किसको हम लोग जोड़ते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का समय रहता है। ठीक है, एकदम दिमाग को इसमें रखिएगा और तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। झारखंड बजट 2024-25 को झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव 27 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया। पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य में बजट पेश करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को होता है। देखिए बजट जो पेश किया जाता है ना, तो बजट पेश करने के लिए राज्यपाल बोलता है। तो राज्यपाल किसको बोल देता है? जो पावर में अभी गवर्नमेंट है उसको बोलता है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है ना, तो गवर्नमेंट में भी कोई भी दे सकता है। आप समझिए मेरी बात को। राज्य है तो राज्यपाल, केंद्र है तो राष्ट्रपति। अधिकार किसके सामने बजट पेश होता है? राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को अधिकार है। राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, बजट जो है ना, अब जैसे कि राज्यपाल जो है ना या फिर राष्ट्रपति जो है, वो कोई भी जो करंट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट चला रही है, जो भी पार्टी, रूलिंग पार्टी, तो उसको बोलती है कि भाई आप बजट पेश कीजिए, बजट पेश करने का समय आ गया है, आप बताइए कि इस साल का खर्चा क्या है, आपका कहां कहां पे खर्चा कर रहे हैं। तो आपका जो मुख्यमंत्री है, जो आपका मुखिया क्यों है? राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को यह दिया जाता है या मंत्रिमंडल को बोला जाता है कि भाई तुम बजट पेश करो। तो मंत्रिमंडल का ना कोई भी आदमी बजट पेश कर सकता है। समझिए, क्वेश्चन बना है, फ्रेम किया गया है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। राज्य का या फिर केंद्र का जो मंत्रालय होता है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी की जो रूलिंग पार्टी है, उसके प्रधानमंत्री को केंद्र में बोला जाता है कि भाई बजट पेश कीजिए। तो प्रधानमंत्री अपने पार्टी के किसी भी आदमी से, किसी भी डिपार्टमेंट के आदमी को बोल सकते हैं कि भैया आप संसद में जाओ और बजट पेश करो। रेलवे मंत्री भी हो सकता है, वित्त मंत्री भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। तो जैसे कि झारखंड राज्य में वित्त मंत्री ने ही क्या किया है? बजट को पेश किया है। अगर मान लीजिए वित्त मंत्री की तबीयत खराब रहती या फिर वो सक्षम नहीं रहते, तो कोई भी मंत्री को आदेश दिया जा सकता था मुख्यमंत्री के द्वारा कि भाई आप बजट पेश कीजिए, तो वो बजट पेश कर सकते थे। तो क्वेश्चन बार बार इसीलिए इसमें क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि सिर्फ वित्त मंत्री ही बजट पेश कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सही है या गलत है दे देगा, तो ये बोलिएगा कि अगर इफ ओनली का अगर केस हो गया है तो वो गलत है। सिर्फ वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय ही बजट पेश नहीं करता है, वित्त मंत्रालय उसको तैयार करते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री, राज्य का कोई भी मंत्री बजट को पेश कर सकते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बजट का पोर्टल देखिए। अच्छा, अब आप लोग को कुछ 3 बात अभी याद रखना होगा। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, 2022 और 23 में एक बजट पोर्टल तैयार किया गया था जिसका नाम दिया गया था हमर अपन बजट। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें जितना भी आपका जो युवा थे या फिर जो शिक्षाविद थे या फिर जितने भी लोग थे जो कि राज्य के विकास के लिए, राज्य की उन्नति के लिए अपना अपना विचार विमर्श देते थे इस पोर्टल में, और उसके अकॉर्डिंग बजट को फ्रेम किया जाता था। तो इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया था जिसका नाम दिया गया था हमर अपन बजट। और 2022-23 में जो बजट पेश किया गया था उसमें इसको अनाउंस किया गया था। बजट पोर्टल का नाम था क्या? हमर अपन बजट। ठीक है। अच्छा, फिर वही 23-24 में अगले साल बजट पोर्टल का नाम को चेंज कर दिया गया और नाम दिया गया हमीन कर बजट। ठीक है। और अभी यही हमीन कर बजट 2024-25 में भी बजट पोर्टल का नाम है। इसको दिमाग में रखिएगा कि 2022-23 में जो बजट पेश किया गया था उसका शीर्षक क्या था? तो हमर अपन बजट था। 2023-24 में जो बजट पेश किया गया उसका बजट का शीर्षक या बजट पोर्टल का नाम क्या दिया गया था? तो हमीन कर बजट। ठीक है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन जो आएगा उस पर अटैक कीजिए, उसको फोकस कीजिए, बिना वजह के इधर उधर की चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है भाई? अच्छा,
अब बजट पेश हुआ है तो बजट का मतलब क्या है कि रुपया कहीं से आएगा, रुपया कहीं जाएगा। तो इस बार का जो 2024-25 का जो है बजट, उसका देखिए यहां पर ये आंकड़ा आपको दिया गया है, खाका तैयार करके दिया गया है कि रुपये कहां से आ रहा है, मतलब सरकार को कहां से आय हुआ है, ठीक है, उसको दिखाया गया है। तो रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस है 0.09%। ये सबको आप लिख लीजिएगा, जैसे कि 0.09% रिकवरी किया गया है, ऋण की प्राप्ति, हिंदी में क्या कहिएगा, ऋण की प्राप्ति हुई है, तो वो 0.09% है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस से सबसे ज्यादा है 31.29 है, देख लीजिए 31.29% जो है शेयर है आपका सेंटर टैक्स से। सेंटर टैक्स और स्टेट टैक्स क्या होता है ये समझते हैं आप लोग? लिस्ट होता है, कोई भी गवर्नमेंट चलती है ना तो उसका लिस्ट होता है, लिस्ट उसको बोलते हैं, सूची, ठीक है। लिस्ट होता है जिसमें एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। उसी को हिंदी में कैसे बोलते हैं? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी क्षेत्र आते हैं, ठीक है, जो भी क्षेत्र है, जैसे कि नेशनल हाईवे बना, ठीक है, या कुछ इस तरह का कुछ मॉन्यूमेंट है जिसका संरक्षण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, जो भी टैक्सेस वसूला जाता है, टैक्सेस जो वसूला जाता है ना, वो टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से स्टेट को दे देती है। जो भी बंटवारा होता है अपना कुछ हिस्सा रखती है और कुछ हिस्सा स्टेट को देती है। तो उसी को कहा गया है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि जो टैक्स का उगाही हुआ राज्य सरकार के द्वारा हुआ, तो सब उगाही हुआ, मतलब कि जितना भी टैक्स वसूला वो सब सेंटर के पास चला गया, ठीक है। अब सेंटर जो होता है ना, वो वित्त विभाग को, उसके लिए वित्त आयोग होता है, सेपरेट वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग को बोलता है भाई कि झारखंड सरकार का कितना शेयर हो रहा है इस बार टैक्सेस में, तो वो शेयर जो है वो उसको दे दो। तो उसी को कहते हैं स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है। तो वो 31.29% है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे है स्टेट ऑन टैक्सेस। अब स्टेट है वो अपना टैक्स लेती है भाई, ठीक है, कि जो भी है राज्य सरकार के द्वारा जो भी चीज है जिसमें कि टैक्सेस वसूला जा रहा है, तो वो जितना भी टैक्सेस है उससे जो आय हुआ वो कितना है 26.53%, ठीक है, 26.53%। उसके बाद फिर स्टेट ऑन नॉन टैक्सेस। नॉन टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि ग्रांट मिलता है या फिर कुछ इसी तरह से उपहार मिल गया, या फिर कुछ जैसे कि कुछ ऐसी संपत्ति थी जो फंसी पड़ी थी, वो बिक गया तो उससे पैसा आ गया, तो उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेस। तो नॉन टैक्सेस से 14.97% आया है, ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स इन एड होता है, ठीक है। ग्रांट्स इन एड मतलब हो गया कि बहुत सारा, जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, वो सब जैसे झारखंड विजिट किए वहां के जो कुछ गणमान्य लोग हैं, तो उन आप गवर्नमेंट ऑफ जापान मान लीजिए कुछ ग्रांट दे दिया आपको, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए जो है कुछ ग्रांट दे दिया, कुछ पैसा दे देता है, तो उसी को कहते हैं ग्रांट इन एड, ठीक है। वो हो जाता है 13.16%, ठीक है। उसके बाद फिर बोरोविंग्स जो होता है, जो सरकार जो है वो उधार लेती है, तो वो कितना है 13.96%। तो ये सब परसेंटेज को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, बल्कि थोड़ा सा दिमाग को क्लियर रखिएगा कि भाई देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सेक्टर से हम लोग को रुपया आया है, ठीक है। अब ये रुपया को हम लोग खर्चा कहां किए हैं उसको भी गवर्नमेंट बतला रही है कि रुपीज गोज टू, तो कहां कहां गया है? लैंड रेवेन्यू ऑन लेबर में 7.84% है, एजुकेशन में कितना है 11.42% है, रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पंचायती राज उसमें 14.35% है, ये सबको लिखते जाइएगा, ठीक है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट में 5.19% है, एनर्जी सेक्टर में 7.28% है, पेंशन जो पेंशन दिया जाता है, ठीक है, उसमें 6.78% है। फिर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स जो है इंक्लूडिंग वाटर रिसोर्सेज उसमें 5.31% है, 5.31% है। फिर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर का काम किया जाता है, अपलिफ्टमेंट का काम किया जाता है बहुत सारा, ठीक है, कि जनजातीय योजनाएं कुछ बनाई जाती हैं, ठीक है, वेलफेयर के लिए, ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए, तो उसमें है 8.96% पैसा खर्च किया गया है।
फिर है पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट। आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन जरूर से फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में 7.39% है। आगे है अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग, मतलब कि शहरीकरण के लिए 2.66% पैसा जो है अलॉट किया गया है, ठीक है। एकदम मोटा मोटी समझना है, पैसा अलॉट किया गया। इंटरेस्ट, जो कहीं से लोन लिए ना भाई, कहीं से लोन लिए, बोरोइंग किए, तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा ना, तो वो 5.47% है। आगे है रीपेमेंट ऑफ लोन। अच्छा, लोन भी जो है, लोन लिए हैं तो लोनवा को भरेंगे ना, सिर्फ परसेंटेज तो नहीं देंगे, लोन भी तो भरेंगे, तो 7.05% है। फिर आगे हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, उसमें 9.24% है, और फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट में 1.06% है। तो ये देख लीजिए, इतना जो सेक्टर है और इसका जो परसेंटेज है, इसको दिमाग में रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा आवंटित किया गया है, कितना परसेंटेज ऑफ पैसा जो है, कितना प्रतिशत रुपए जो है उसको आवंटित किया गया, तो 5.19%। इस तरह से आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है कुछ कि बजट की राशि इस बार कितनी है, 1,28,900 करोड़ है, ठीक है। पिछले वर्ष से ये कितना अधिक है, तो 10.7% अलग है। इसमें दो तरह का व्यय होता है, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। ये हम आपको समझा देते हैं। राजस्व व्यय का मतलब ये हो गया कि राज्य को चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है उसी को राजस्व व्यय कहा जाता है। जैसे कि सैलरी देना हो गया, पेंशन देना हो गया, ठीक है, तो वो सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। तो उसमें कितना पैसा आवंटित किया गया है, 91,832 करोड़ रुपया, पिछले साल से 8.5% अधिक है। ये आप अगर जेपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब आंकड़ा, ठीक है। अब पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय का मतलब क्या हो गया, सड़क का निर्माण कर दिए, पुल बना दिए, ठीक है, कहीं पर डैम बना दिए, तो उससे क्या होता है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपका बढ़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसी को कहते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजी आपको लगाए हैं, लेकिन भाई अभी लगाए हैं ना, वो 2 साल 3 साल बाद आपको मिलेगा पैसा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो इससे इनकम होता है, तो उसके लिए कितना पैसा है, 37,068 करोड़ रुपया, जो पिछले साल से 9% अधिक है, ठीक है। अच्छा, राजकोषीय घाटा इस बार कितना हुआ है, 2.02% राजकोषीय घाटा हुआ है। इन जनरल 3 से 4% से नीचे रहना चाहिए, 4% से नीचे रहना चाहिए राजकोषीय घाटा, ठीक है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकीय डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा बनाया गया है, बोला गया है कि राजकोषीय घाटा जो है ना वो 3% या 3% से नीचे रहना चाहिए, यानी कि 4% से नीचे ही रहना चाहिए, ऐसा बतलाया गया है। तो राज्य का, झारखंड राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है, 2.02% है। अच्छा, राजकोषीय घाटा अगर रुपीज में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो 9500 करोड़ या फिर 9,500 करोड़ राजकोषीय घाटा इस बार हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है जिससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या पूछा जाता है इन जनरल, प्रक्षेत्र की दृष्टि से, मतलब कि क्षेत्रवार। सामान्य क्षेत्र होता है, सामाजिक क्षेत्र होता है और आर्थिक क्षेत्र होता है। इन 3 क्षेत्रों से ना क्वेश्चन देखते हैं, मैंने क्वेश्चन डाल देता है कि सामाजिक क्षेत्र में इस बार के बजट में कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो देखिए, सामान्य क्षेत्र में 37,124 करोड़, सामाजिक क्षेत्र में 45,377 करोड़, आर्थिक क्षेत्र में 46,399 करोड़। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, कांस्टेंट प्राइस पर विकास दर। देखिए, जो विकास दर जो है ना उसके बारे में भी बतलाया गया है। 2-3 चीज है, बजट कितना है, ठीक है, बजट में जो था वो पिछले से कितना अधिक है, राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है, और आपका विकास दर कितना है। यही 3-4 पॉइंट है जिसको आप लोग दिमाग में रखिए। विकास दर जैसे कि 2023-24 में कितना था, 7.1% था, किस पे, स्थिर मूल्य पे, कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, 2 तरह के प्राइस पे होता है, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट प्राइस जिसको कहते हैं स्थिर मूल्य, और एक होता है चालू मूल्य, ठीक है। तो स्थिर मूल्य जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मूल्य जो उसका एक क्या बोलते हैं, एक ढांचा तैयार किया गया है कि 2011 और 12 में जो को एक कांस्टेंट ईयर मान लिया गया है, बेस प्राइस माने कि बेस ईयर मान लिया गया है, ठीक है।
तो उस पर जो आंकड़ा जो तैयार किया जाता है, कैलकुलेशन होता है ना, उसी को कहा जाता है कांस्टेंट प्राइस या फिर स्थिर मूल्य। आप बस मोटा मोटी ये समझिए ना कि 2011-12 में 100 रुपया का वैल्यू कितना था और उससे अभी का 100 रुपया का वैल्यू कितना है। माने 100 रुपया में आप कैठो चॉकलेट खरीदते थे या कैठो बर्गर खाते थे या जो भी 2011-12 में, और अभी कितना खा रहे हैं, ठीक है, उस 100 रुपया का, तो उसी को कहा गया है कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है, अच्छा अब वही स्थिर मूल्य पर अनुमानित विकास दर 24-25 में कितना है, 7.7%। आपको ये याद रखना है 7.7% इस साल का है, पिछले साल का 7.1% था। ठीक है। अच्छा, अब चालू मूल्य पर अनुमानित विकास दर जो है, चालू मूल्य करंट प्राइस, जैसे अभी तो करंट प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है, आज के डेट में, तो 2024-25 को अगर हम लोग, और ये साल तो खत्म नहीं हुआ है, तो विकास दर ना ये अनुमानित होता है आगामी, ठीक है, माने कि आगामी विकास दर कितना हो जाएगा करंट प्राइस पे, तो 9.8% होगा। ठीक है, तो इस सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोग कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, ये इकोनॉमी का सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एकदम सिंपल। आप यही समझिए कि अगर कांस्टेंट प्राइस का है तो 2011-12 से उसको कैलकुलेट किया जाता है, बेस प्राइस, बेस ईयर उसको माना जाता है। तो कांस्टेंट प्राइस पे अनुमानित विकास दर जो है जीडीपी ग्रोथ है, जिसको कहते हैं ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो विकास दर वो 2023-24 में कितना था, 7.1% था, 2024-25 में कितना है, 7.7% है। तो ये है किस पे है, कांस्टेंट प्राइस पे है। ठीक है, करंट प्राइस पे अनुमानित विकास दर कितना रहने का है, 9.8%। ठीक है, अब इसका जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि पूरा भाषण उसन सब कुछ दिया हुआ है, तो उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जितना भी है ना सब योजना है, 14-15 ठो योजना है, उसमें कितना कितना राशि आवंटित किया गया है, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने बहुत जल्द लेके आया जाएगा। तो ये है आपका बजट का निचोड़, इसी को बस आप लोग दिमाग में रखिए और अपने अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।